हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। ये प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा होगा। ठीक फ्रेंड्स, कल मैंने एक प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया था। अगर किसी ने वो ना देखा हो तो जाके देख ले। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था, मैं मॉडर्न हिस्ट्री कराऊंगा आपको बिपिन चंद्रा की बुक से प्लस स्पेक्ट्रम की बुक से। इन दोनों बुकों का निचोड़ प्रोवाइड कराऊंगा, लगभग 2000 क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, तो 2000 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 अपलोड हो गया है। ये पार्ट नंबर 2 हमारा है। ठीक फ्रेंड्स, और इससे पहले मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी फ्रेंड्स प्लस में इकोनॉमिक्स, वो हमारी साइड में चल रही है, लेकिन अब हमने मॉडर्न हिस्ट्री पर भी फोकस किया। और इससे पहले मैंने एंसेंट हिस्ट्री रामचरण शर्मा की बुक से प्लस में मध्यकालीन भारत यानी कि मेडिवल हिस्ट्री सतीश चंद्रा की बुक से कंप्लीट करा दी थी। और ये हमारी फाइनल बुक है फ्रेंड्स मॉडर्न हिस्ट्री की, जो कि अब चालू हो गई है। और इसमें भी हम देखेंगे पार्ट नंबर दूसरे में स्वायत्त राज्यों का उदय। फ्रेंड्स, तो थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे और इसमें थोड़ा लंबा चलेंगे। फ्रेंड्स, लंबी वीडियो होगी, आगे देखिए। फ्रेंड्स, मिल के तो मैं से फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन कहता है इनको सही क्रम में लगा दो। फ्रेंड्स, इनको सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना। तो चलिए देखते हैं पहले क्या हुआ था। फ्रेंड्स, पहले आएगा चतुर्थ मैसूर युद्ध। फ्रेंड्स, यानी कि दूसरा पहले, फिर आएगा अमृतसर की संधि 1, ईस्ट इंडिया कंपनी की मेवाड़ के साथ संधि यानी कि 4, और फिर तीसरा फ्रेंड्स लाहौर की संधि यानी कि 2143। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है, ये देख लीजिए। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, अब चलते हैं थोड़ा इस पे। चतुर्थ मैसूर युद्ध, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1799 में हुआ था। फ्रेंड्स, कई बार डायरेक्ट ग्रुप सी डी में पूछ लेता चतुर्थ मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1799 में। और कई बार ये यूपीपीसीएस में मिलान करने के लिए पूछ लेता है। फ्रेंड्स, तो चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। और कई बार ये पूछ लेता है टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, तो 1799 में चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और कई बार ये पूछ लेता कि जब चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था तो उस समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल या फिर वायसराय वगैरह कौन था। फ्रेंड्स, गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड बेरजली। फ्रेंड्स, और इस युद्ध में वही नेतृत्व कर रहा था, याद रखना। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं थोड़ा टीपू सुल्तान की। तो टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम था श्रीरंगपट्टनम। फ्रेंड्स, और कई बार ये पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कौन से युद्ध में हुई थी, चतुर्थ। और टीपू सुल्तान को ना फ्रांसीसी क्रांति में बहुत ही लगाव था, दिलचस्पी थी, वहीं से उसने प्रेरणा ली थी। और टीपू सुल्तान ने डिंडीगुल में एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, याद रखना। फ्रेंड्स, ये यूपीपीसीएस के पूछे हुए क्वेश्चन बता रहा हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट में। फ्रेंड्स, जो मैं बोल के बताता हूँ आप उस पर भी फोकस करना। और टीपू सुल्तान जैकोबियन क्लब का सदस्य बना था। फ्रेंड्स, फ्रांस में स्थापना हुई थी जैकोबियन क्लब की और उसका सदस्य बना था। और टीपू सुल्तान ने विभिन्न देशों में अपने दूत भी भेजे थे, लेकिन टीपू सुल्तान ने, जैसे आज के टाइम एम्बेसी होती है ना, एम्बेसडर वगैरह होते हैं फॉरेन कंट्री में, तो इसने एम्बेसडर या फिर एम्बेसी भी बनाई थी। फ्रेंड्स, याद रखना। और क्या बताऊँ इसके बारे में। फ्रेंड्स, और कई बार यूपीपीसीएस के इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेता कि किसने ये कहा था। फ्रेंड्स, टीपू सुल्तान ने एक बात कही थी कि मैं शेर की तरह एक दिन जीना पसंद करूंगा, लेकिन मैं भेड़ की तरह लंबी ज़िंदगी नहीं जी सकता। फ्रेंड्स, और उसी युक्ति का सामना करते हुए ये बहादुरी की मौत मरा था चतुर्थ मैसूर युद्ध में। कब? 1799 में, अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए। फ्रेंड्स, इसने एक बात कही थी कि मैं शेर की तरह एक दिन जीना पसंद करूंगा, लेकिन मैं भेड़ की तरह लंबी ज़िंदगी नहीं जी सकता। फ्रेंड्स, बाकी इतना याद रखना टीपू सुल्तान के बारे में, और बाकी हम आगे जब पढ़ेंगे तो और देखेंगे। यहाँ बताना फ्रेंड्स, यहाँ बताना निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है, यहाँ पढ़ना जरूरी है नीचे। फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, शहजादा सुजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 421% के सामान्य शुल्क से 30 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले मुक्त कर दिया था, तो ऐसा कुछ नहीं किया था। फ्रेंड्स, पहला गलत अपना। दूसरा देखिए, मुर्शिद कुली जाफ़र खान ने कंपनी के दस्तक को आंतरिक व्यापार को प्रयोग में न लाए जाने की व्यवस्था की थी। फ्रेंड्स, तो ये सही है। तीसरा देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापारियों को सीमा शुल्क से बचाने हेतु दस्तक बिक्री कर दी थी, तो ये भी सही है। फ्रेंड्स, यानी कि हमारा आंसर है दूसरा, तीसरा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब एक कलर अच्छा सा लेते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा अट्रैक्टिव कलर लेते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बताना कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी लाल में तो मैंने प्रिंट ही किया है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठे निजाम और हैदर अली के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया था। फ्रेंड्स, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठों ने निजाम ने हैदर अली के अगेंस्ट अंग्रेजों का साथ दिया था, तो ये बकवास लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, आगे देखिए। फ्रेंड्स, दूसरा देखिए, दूसरा क्या कहता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठों और निजाम ने अंग्रेजों के
विरुद्ध हैदर अली का साथ दिया था। ठीक है, तो ये दोनों ही गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, हमें सही बताना था, ना तो एक सही है ना ही दो। ठीक है, आगे देखिए, अवध के प्रशासन में निम्नलिखित रिपोर्टों, ठीक है, ये रिपोर्टों नहीं है, ये रिपोर्ट होना चाहिए था। ठीक है, अवध के प्रशासन में निम्नलिखित रिपोर्टों को पढ़ें और नीचे दिए गए इनको सही क्रम में लगाना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नैरेटिव ऑफ द जर्नी, ठीक है, नैरेटिव ऑफ द जर्नी टू दी अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान, तो ये सही है। ठीक है, ये सबसे पहले आई थी, 1 नंबर पर ये आएगी। जर्नी टू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर ऑफ 1849 to 50, ठीक है, ये एक फालतू में लग गया, 501 नहीं है, ये सिर्फ 50 है। 1849-50 की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि दूसरे नंबर पे आउटरम की रिपोर्ट आई थी, तीसरे पे। ठीक है, यानी कि 1, 2, 3 हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए, ये ऑलरेडी सही तो मिलते हैं। ठीक है, आगे देख। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। दुर्लभ, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदा था। दुर्लभ बंगाल का कोषाध्यक्ष था, बंगाल नवाब का कोषाध्यक्ष था, ये सही है। ठीक है, जगत सेठ, ठीक है, जगत सेठ मुर्शिदाबाद का सेठ था, ये भी सही है। ठीक है, बट हमें बताना गलत। तो मोहम्मद रजा खां, ये बिहार का दीवान नहीं था। रजा सिताब राय, ठीक है, राजा सिताब राय, ये बंगाल का दीवान नहीं था। ठीक है, तो तीसरा चौथा आंसर होना चाहिए। ठीक है, तीसरा चौथा गलत है, ये देख लीजिए तीसरा चौथा। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपण किया था, ये सही है। ठीक है, टीपू सुल्तान ने मस्तिष्क पर फ्रांसीसी क्रांति पे गहरी छाप थी। ठीक है, ये सब मैंने शुरू में बता दिया था। टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था और उसका रुझान या फिर उसकी रुचि या फिर उसका इंटरेस्ट फ्रांसीसी क्रांति में बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, ये यूपी पीसीएस के फालतू क्वेश्चन है, ऐसे मिलान, ऐसे कथन और कारण वाले। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ठीक है, तो एक सही है, जगत सेठ बंगाल के सेठ से। ठीक है, जब भी ऊपर पढ़ के आए हैं, ये सही है। आगे देखिए कौन सा एक सही सुमेलित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा एक सही सुमेलित है। ठीक है, यानी कि 3 गलत है, तो हम सही सुमेलित को ही देख लेते हैं। ठीक है, चौथा देखिए यहाँ पर, चतुर्थांग मैसूर युद्ध में टीपू पराजित हुआ और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ, यानी कि मर गया था। ठीक है, तो यही सही है हमारा आंसर। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया है। यहाँ देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित नहीं हुआ था, हारा नहीं था, बल्कि वो जीता था। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था, तो ये गलत है, ये हार गया था। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध जीता। ठीक है, और भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। ठीक है, तो ये भी गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए। ठीक है, निम्नलिखित में टीपू सुल्तान का कौन चांदी का सिक्का उसके औसतम वजन के सही सुमेलित नहीं है, तो ये जो काजिमी सिक्का था, तो ये 8 ग्रेन का नहीं था। ठीक है, टीपू सुल्तान का जो चांदी का सिक्का था, तो ये काजमी कहते थे उसको, और ये 8 ग्रेन का नहीं था। बाकी जो अबीदी सिक्का था, तो ये 87 ग्रेन का था। ठीक है, बाकरी था तो ये 43 का था, और जाफरी ये 20 का। ठीक है, और ये कामजी तो ये 8 ग्रेन का नहीं था। आगे देखिए। ठीक है, यहाँ पर मिलान करना, तो चलिए देखते हैं मिलान करने। पहला, ठीक है, 1775 में क्या हुआ था? 1775 में हुआ था प्रथम आंग्ल, ठीक है, तो चलिए देखते हैं 1775 में क्या हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर मराठा युद्ध। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। आंग्ल का मतलब यहाँ अंग्रेजों से है। ठीक है, प्रथम अंग्रेजों और मराठा का युद्ध हुआ था 1775 में, यानी कि तीसरा। 1780 में क्या हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये सही है, यानी कि चौथा। 1824 में क्या हुआ था? 1824 में हुआ था आंग्ल बर्मा युद्ध, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला। और 1838 में क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। आंग्ल का मतलब यहाँ अंग्रेजों से है। ठीक है, यानी कि यहाँ आएगा दूसरा। ठीक है, यानी कि 34-12। ठीक है, ये देखिए 3, 4, 1, 2। ठीक है, 34-12 हमारा आंसर है। दोबारा देख लीजिए 1775, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आजकल भरमार की तरह पूछे जाने लग गए हैं। ठीक है, मिलान करने वाले और कथन कारण वाले। तो 1775 में क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। 1780 में क्या हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, यानी कि अंग्रेजों और बर्मा की लड़ाई हुई थी। 1838 में क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल और अफगान युद्ध हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखिए, तो ये मैंने बता दिया प्रथम मैसूर युद्ध। ठीक है, प्रथम मैसूर युद्ध में कौन था, यानी कि कौन गवर्नर जनरल था अंग्रेजों की तरफ से? तो ये था कर्नल स्मिथ, यानी कि 5। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध में कौन था? तो ये हेस्टिंग था, 4। तृतीय में था कॉर्नवालिस, और चतुर्थ में था वेलेस्ली। ये सब मैंने पहले ही बता दिया। चतुर्थ मैसूर युद्ध में वेलेस्ली
था। ठीक है, यानी कि 5 4 1 और 3। ठीक है, 5 4 1 3, ये देखिए 5 4 1 3। ठीक है, अब देखते हैं इसको, ये समझ गए होंगे। ठीक है, इसको देख लेना। हाँ, बाकी मैं इसको पकड़ता हूँ कॉर्नवालिस को। ठीक है, ठीक है, कॉर्नवालिस के बारे में कई बार ये पूछा जाता है इसकी कवर कहाँ है, तो इसकी कवर है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। ठीक है, जो अपनी यूपीएससी है। ठीक है, यूपीएससी है, और जो भारतीय पुलिस वगैरह है, और जो जितने भी ये कोर्ट कचहरी है। ठीक है, कोर्ट कचहरी और जो जितने ये तहसील वगैरह हैं, तो ये सब कॉर्नवालिस की देन थी। ठीक है, कानून व्यवस्था को इसने बहाल किया था। बेलेजली से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सहायक संधि सबसे ज़्यादा किसके काल में विकसित हुई थी, तो सबसे ज़्यादा सहायक संधि की थी बेलेजली ने। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि भारत में सहायक संधि लेकर कौन आया था, तो कल मैंने जो प्राथमिक चैप्टर पढ़ाया था पहला पार्ट, तो उसमें बताया था एक व्यक्ति का नाम डुप्ले। ठीक है, अगर ये पूछ ले भारत में सहायक संधि लेकर कौन आया था, तो डुप्ले। ठीक है, और सहायक संधि सबसे ज़्यादा फली फूली और सबसे ज़्यादा संधियाँ थोपी गई थी बेलेजली के काल में। ठीक है, समझ लेना। बाकी इस हैशटैग को हम आगे देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के का निम्नलिखित प्राथमिक कारण क्या था, तो प्राथमिक कारण देख लीजिए क्या था। ऑप्शन नंबर बी है हमारा आंसर, टीपू की। ठीक है, टीपू की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करना अंग्रेज़ों का यही प्राथमिक टारगेट था। ठीक है, यानी कि प्राइम टारगेट अंग्रेज़ों का ये था कि टीपू को बिल्कुल उजाड़ देना, इसकी शक्ति को नष्ट कर देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर बताना निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, तो सही नहीं है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अली मिर्ज़ा खान ने बंगाल की राज्यसभा की एक नई पद्धति आरंभ की थी, तो ये गलत है। ठीक है, यही गलत है, ऐसा कुछ नहीं किया था इसने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। दूसरा देखिए महाराणा रणजीत सिंह। ठीक है, महाराणा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई स्थापित की थी। ठीक है, तो ये सही है। आमेर के राजा। ठीक है, आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों को संस्कृत में अनुवाद कराया था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आगे देखिए जो मैंने बोल के बताया था ना, ये टीपू सुल्तान ने। ठीक है, टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी की जो मंदिर की शारदा देवी की प्रतिमा मराठों ने तोड़ दी थी, इस मंदिर को लूट लिया था मराठों ने। ठीक है, तो ये देवी शारदा की मूर्ति टूट गई थी, तो इसने इसको दोबारा से इस मूर्ति को बनवाने के लिए पैसे दिए थे। ठीक है, जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में शुरू में आपको बताए थे ना, तो उसको याद रखना। और हमारा आंसर राइट है, यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अब जरा इस पे आइए। ठीक है, जब मैंने आपको ये मध्यकालीन भारत पढ़ाया था, तो राजा जय सिंह के बारे में बताया था। राजा जय सिंह ने कई जगह, ठीक है, कई बार मैंने ये पढ़ा है कि राजा जय सिंह ने 4 वेधशालाएँ बनवाई थी उज्जैन। ठीक है, उज्जैन में बनवाई थी, दिल्ली में बनवाई थी, मथुरा में बनवाई थी, और एक बनवाई थी जयपुर में। ठीक है, बट ये मैंने नेट पे यही 4 दिखा रखा है, बट कई जगह क्वेश्चन में इन चारों के अलावा वाराणसी। ठीक है, वाराणसी भी ऑप्शन में आ जाता है। ठीक है, ठीक है, कई जगह ये वाराणसी भी लिखा मिलता है, तो आप देख के टिक करना वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि नेट पे भी ये चारों ही दिखा रखी है, वाराणसी का वहाँ नाम नहीं है, और मैंने भी ये चारों ही पढ़ी हैं। ठीक है, तो आप देख लेना। और आई थिंक शायद मैंने कहीं आपको वाराणसी भी पढ़ाया है। ठीक है, तो आप वहाँ देख लेना। बट नेट पे भी ये चारों ही जगह 4 जगह वेधशालाएँ बनवाई थी इसने। और ये A1 क्वालिटी का बंदा था, इसको साइंस की पूरी नॉलेज थी, मैथ वगैरह की। ये A1 क्वालिटी का बंदा था। न्यूक्लिड और ये टिग्नोमेट्री। ठीक है, इस पर तो इसको पूरा ज्ञान था। ठीक है, और थोड़ी बात कर लेते हैं इसकी महाराणा रणजीत सिंह की। ठीक है, ये A1 क्वालिटी का बंदा तो नहीं कह सकते इसको। ठीक है, कई बार ये पूछा जाता है महाराणा रणजीत सिंह कौन सी मिसल के थे, तो ये सुकरचकिया मिसल के थे। ठीक है, सुकरचकिया मिसल के थे। और ये क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया सुकरचकिया मिसल वाला, तो ये 24 जुलाई को जो हरियाणा PCS का एग्ज़ाम हुआ है 2022 का, उसमें पूछा हुआ था। ठीक है, याद रखना। महाराणा रणजीत सिंह ये सुकरचकिया मिसल के थे, इनकी राजधानी थी लाहौर में। ठीक है, इतनी बात याद रखना। लेकिन कई बार UPPCS में डीप में क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसा सिख शासक ऐसा कौन सा था जो एक आंख से काना था, तो ये रणजीत सिंह एक आंख से काना था। और इससे जब ये पूछा गया, तो इसका कहना था कि भगवान ने मुझे मेरी एक आंख इसलिए छीन ली है क्योंकि भगवान चाहता था कि मैं सभी धर्मों को एक आंख से एक समान देखूं। ठीक है, सभी धर्मों को एक समान देखूं, इसलिए उसने भगवान ने मेरी एक आंख छीन ली है, मतलब एक आंख से सभी धर्मों को एक समान देखो। ठीक है, और क्या बताऊं इसके बारे में। ठीक है, बाकी आगे देखेंगे। ठीक है, अभी जितना मुझे याद आ रहा है आगे देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, टीपू सुल्तान के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए सही नहीं है, तो उसने सामुद्रिक सेना नहीं बनाई थी, तो ऐसा गलत है। ठीक है, उसने सामुद्रिक सेना बनाई थी। उसने देखिए जो मैंने शुरू में बताया था ना, उसने फ्रांस, टर्की, पर्सिया में कूटनीतिक संदेश भेजे, यानी कि राजदूत भेजे। उसने चीन के साथ व्यापारिक संबंध बनाए थे। उसके दरबार में कस्तूनिया और तथा फ्रांस के राजदूत आए थे। ठीक है,
तो उसने समुद्री सेना बनाई थी, ठीक है। तो ये गलत है हमारा। आगे देखिए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी अवध के नवाबों की प्रथम राजधानी थी? तो ये थी फैजाबाद, और आई थिंक ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे देखिए, अहमद शाह, ठीक है। अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद से नियुक्त किया था? ठीक है। तो ये साम्राज्य का वजीर बनाया था किसको? सफदरजंग को, ठीक है। आगे देखते हैं, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये था सादत खां बुरहान और मुल्क। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन। और कई बार ये पूछ लेता कि अवध को ब्रिटिश शासन में कब मिलाया गया था? तो ये 1856 में लॉर्ड झंडूबाम डलहौजी, ठीक है, इसने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक है। आज कोई कलर ही पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करने के पक्ष में नहीं था? तो ये सिलीमैन, ठीक है। सिलीमैन कहाँ है? एक सेकेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सिलीमैन को ढूंढ रहे थे और उसको ढूंढते ढूंढते पूरा स्क्रीन होल्डर से बाहर ही चला गया था वीडियो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट वगैरह है नहीं, बट जो भी है मैं फ़ोन से ही अपना करता हूँ, ठीक है, ठीक फ्रेंड्स। तो अपना जो कुछ है अपना फ़ोन ही है, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। अब आप देख लो, इतना हाई क्वालिटी का डाटा टाइप करवा के और आपके फ़ोन से पढ़ाना, ये भी एक अद्भुत ही काम है, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास भेजे थे? तो ये बता दिया, टीपू सुल्तान ऐसा कर सकता था और ऐसा किया भी था उसने, ठीक है। आगे देखिए, 20वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था? ठीक है। तो ये A1 क्वालिटी का क्वेश्चन है और वो था अवध, ठीक है। अवध पे इनकी नज़र थी, ये देख लीजिए। अब चलते हैं, ठीक है, ये मैंने शुरू में ही बता दिया था। लॉर्ड बेल्जली, ठीक है, लॉर्ड बेल्जली के मैसूर के टीपू सुल्तान के साथ हुए युद्ध में जिसमें टीपू की मृत्यु हो गई थी, किसने अंग्रेजों की सेना की कमान की थी? ठीक है। अंग्रेजों की सेना का कैप्टन या फिर सेनापति कह लो तो कौन था? तो ये था जनरल हैरिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ये देखिए, मसूर में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन प्रजामित्र मंडली स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था बडियार वंश का विरोध, ठीक है। आगे देखिए, बेडनूर, लुंड, कैनरा गुहा किस शासक के काल में संबंधित है? ठीक है। तो बताइए, ये प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था और ये वो क्षेत्र थे जिनको हैदर अली ने जीता था, ठीक है। ये हैदर अली ने जिन जिन क्षेत्रों को जीता था उनके नाम है ये बेडनूर, लुंड, कैनरा, गुहा, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे, ये टीपू सुल्तान के बाप थे। तो आगे देखिए, टीपू सुल्तान की राजधानी ये बता दिया श्रीरंगपट्टनम में थी, ठीक है। और ये द्वार समुद्र वगैरह तो करा ही रखा है, आप बता सकते हैं कहाँ की राजधानी थी ये, ठीक है। सुल्तान, ठीक है, टीपू सुल्तान ने राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। ये कई बार क्वेश्चन बना ग्रुप CD का, तो ये पालतू क्वेश्चन था किसी टाइम, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो ये था प्रथम मैसूर युद्ध, ठीक है। प्रथम मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ था। ये बी कहाँ से आ गया? आगे देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कौन विजयी रहा था? हैदर अली जीता था, ये शुरू में ही बता दिया था। और ये डेट याद रखना, ये कई बार सीधा पूछ लेता है UPPC में मिलान करने के लिए। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजी सेना को हराया था पोलीलूर में 1780 में, ठीक है। आगे देखिए, टीपू सुल्तान अंग्रेजी सेना के साथ कब मारा गया? तो ये युद्ध में मारा गया था चतुर्थ मैसूर युद्ध में 1799 में, जो कि मैंने बता दिया है, ठीक है। ये देखिए वही क्वेश्चन है, ठीक है। इसीलिए जो मैं बोल के बताता हूँ आप उन पर भी फोकस करो। ब्रिटिश जर्नल, ठीक है, ब्रिटिश जर्नल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था, तो आयरकूट, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार बना है। आगे देखिए, निम्नलिखित ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने यह किसका यह विचार था, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। निम्नलिखित ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने इस विचार का खंडन किया था कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था? तो ये था P.E. रॉबर्ट्स, ठीक है। इसने इस विचार को मतलब खंडित किया था, मतलब विरोध किया था कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए, किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? तो ये आरकूट ने, ठीक है। और कई बार ये पूछ लेता कि पोर्टो नोवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो हैदर अली और आयरकूट के बीच में हुआ था, ठीक है। याद रखेंगे, हर तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, तो हमें हर तरीके से और हर डायरेक्शन में तैयार रहना है। आगे देखिए, टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से किसे बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौते में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था? तो ये था फतेह हैदर, ठीक है। इसके 2-3 बेटों को जो संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, तो टीपू सुल्तान के 2-3 बेटे थे, ठीक है। तो उनमें से
फतेह हैदर को अंग्रेज़ों ने बंदी के तौर पर नहीं अपने पास रखा था। ठीक है, आगे देखिए। अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि तो ये टीपू सुल्तान के साथ की थी। ठीक है, आगे देखिए। पूर्व 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 का साम्राज्य हमारे पैरों में रहे तो ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। ठीक है, जैसे ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 में, तैसे ही तभी ये बात कही गई थी, पूर्व का साम्राज्य अब हमारे पैरों पर है क्योंकि हमने टीपू को निपटा दिया है। ठीक है, आगे देखिए। अब भारत हमारा है तो ये देखिए, ये बात भी कही गई थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू को मारने के बाद 1767 से 69 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई त्रिशक्ति संधि में इनमें से कौन शामिल नहीं था। ठीक है, तो त्रावणकोर के राजा इसमें शामिल नहीं थे। जो 3 पक्षों के बीच में संधि हुई थी तो उसमें अंग्रेज थे, निजाम थे और मराठा थे। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखिए। कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो त्रिपक्षीय गुट बनाया था उसमें कौन कौन था, तो त्रिपक्षीय गुट में कौन कौन थे, तो ये देखिए। अंग्रेज थे, निजाम थे और मराठे थे। इन सबको मिलाने के बाद तब जाके टीपू सुल्तान पर हमला किया था। ठीक है, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्ष गठजोड़ बनाया था, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनाया था। ठीक है, आगे देखिए। टीपू सुल्तान अपने समकालीनों में कई मायने में आगे था। ठीक है, टीपू सुल्तान अपने समकालीनों यानी कि जो इससे पहले के शासक वगैरह थे तो उनसे सब में से इस समय ये आगे था। क्यों था, क्योंकि ये A1 क्वालिटी का बंदा था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। ठीक है, पढ़ते हैं। वह अंग्रेजों द्वारा भारतीय शक्तियों के लिए प्रस्तुत संकट को जान लेता था। वह सैनिक शक्ति के लिए मजबूत आर्थिक और सुधार के महत्वों को समझता था। वह आधुनिक व्यापार और उद्योगों को महत्व देता था। ठीक है, यानी कि समझता था। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। आगे देखिए। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान ने लगाया था, ये बता दिया शुरू में ही। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक शक्ति हैदर अली द्वारा संयोजित 1780 में ब्रिटिश विरोधी मोर्चे में शामिल नहीं थी, तो ये रोहिला। ठीक है, यानी कि हैदर अली के साथ कौन कौन थे, कौन नहीं था। ठीक है, शामिल नहीं था, तो ये रोहिला। ठीक है, टीपू सुल्तान ने पेरिस में राजदूत भेजे थे, ये जो मैं शुरू में बता दिया। आगे देखिए। टीपू हैदर अली ने किस वर्ष मैसूर राज्य की स्थापना की थी, 1761 में। मार्च 1784 में प्रमुख रूप से निम्नांकित के आग्रह पर मैंगलोर की संधि हुई थी, तो लॉर्ड मैकार्टन के आग्रह पर क्या हुआ था, मैंगलोर की संधि। ठीक है, मैंगलोर की संधि कराने में लॉर्ड मैकार्टन का हाथ था। आगे देखिए। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित था, तो ये बता दिया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तीसरे में लॉर्ड कॉर्नवालिस था, चौथे में था बेलेजली और पहले में था एडम स्मिथ और दूसरे में था हेस्टिंग। ठीक है, याद रखना, ये मिलान करने के लिए कई बार पूछ लेता। अब चलते हैं रणजीत सिंह के ऊपर, तो ये बता दिया रणजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर। ठीक है, रणजीत सिंह किस मिसल से थे, तो ये शुक्रचकिया मिसल से थे और ये हरियाणा PCS में पूछा हुआ है इसी साल। ठीक है, रणजीत सिंह ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा तो 700 से प्राप्त किया था इसने। ठीक है, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है UP PCS के अकॉर्डिंग। रणजीत सिंह अंग्रेजों के सैन्य संघर्ष को क्यों नहीं करना चाहते थे। ठीक है, ये रणजीत सिंह थे, ये अंग्रेजों से लड़ना झगड़ना क्यों नहीं चाहते थे, क्योंकि रणजीत सिंह को पता था कि मेरी सेना अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सकती है। ठीक है, ये डरते भी थे अंग्रेजों से। ठीक है, देखिए। अंग्रेजों के मुकाबले सैन्य शक्ति से कमज़ोर होने के कारण वे संघर्ष से बचना चाहते थे, यानी कि जो रणजीत सिंह की सेना थी वो कमज़ोर थी अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश फौज, यानी कि ब्रिटिश शक्ति। अमृतसर की संधि किसके बीच हुई थी, तो अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच हुई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर। ठीक है, ये देखिए मैंने बोल के शुरू में ही बता दिया था एक्स्ट्रा फैक्ट में। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा है कि मैं सब धर्मों को एक ही निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली है या फिर दूसरी आँख मेरी चली गई है, तो ये महाराणा रणजीत सिंह ने कहा था और ये UP PCS में पूछा हुआ है। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, तो ये श्रीनगर भी इनके राज्य का पार्ट था। सिख राज्य का अंतिम राजा तो ये दलीप सिंह थे। ठीक है, आगे देखिए। पंजाब। ठीक है, पंजाब के सिख राज्य को किस वर्ष अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाया गया, तो ये 1849 में पंजाब को अंग्रेजों ने मिला लिया था। रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, तो ये खड़क सिंह। रणजीत सिंह क्या वित्त मंत्री था, तो ये दीनानाथ। द्वितीय सिख युद्ध में निर्णायक युद्ध इस स्थान पर हुआ था, तो ये गुजरात। ठीक है, जो द्वितीय
सिख युद्ध हुआ था, तो ये गुजरात में हुआ था और ये निर्णायक युद्ध था। आगे देखिए, राजा रणजीत सिंह ने 1809 में अमृतसर की संधि किसके संपादित की जिससे उसे सतलुज में उत्तर में विस्तार करने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो ये की थी अंग्रेज हैं क्या, अंग्रेजों के साथ की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। फ्रेंड्स आगे देखिए, आज रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई है, यह एक सिख सैनिक द्वारा कथन कहा गया था। तो कब कहा गया था? ये अमृतसर की संधि पर कहा गया था। फ्रेंड्स ये एक सिख सैनिक ने कहा था कि आज रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई है। कब? जब 1809 में उसने अंग्रेज़ों के साथ अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। उसी समय कहा गया था एक सिख सैनिक के द्वारा कि इस संधि के अकॉर्डिंग आज रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई है। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन डोगरा रणजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के समर्थक थे? तो ये थे गुलाब सिंह। आगे देखिए, पंजाब के विलय के बाद पंजाब प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन तीन परिषद का सदस्य नहीं था? तो ये उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स इनमें से कोई सदस्य नहीं था पंजाब की 3 परिषद का, यानी कि एलियट, लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और मॉन्ट गोमरी। फ्रेंड्स तो इनमें से कोई सदस्य नहीं था। ये हम आगे देखेंगे कौन कौन था। फ्रेंड्स आगे देखिए, राज वल्लभ, घसीटी बेगम, शौकत जंग निम्न में से किसके प्रधान के शत्रु थे? तो ये सिराजुद्दौला। फ्रेंड्स आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने फतेहचंद को जगत सेठ की उपाधि दी थी? तो ये मोहम्मद शाह झंडूबाम रंगीला ने। फ्रेंड्स और ये जगत सेठ कौन था? तो अभी हम पीछे पढ़ के आए ना, ये बंगाल का सेठ था। 18वीं शताब्दी में बंगाल के किस निम्नलिखित नाजिम ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर और राशि को कम कर दिया था? तो ये सरफराज खान ने कम कर दिया था। आगे देखिए, 18वीं सदी के पूर्वार्ध में 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगालों के नवाबों की राजधानी मुर्शिदाबाद थी। आगे देखिए, मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का प्रमुख कारण क्या था? तो ये था कंपनी द्वारा। फ्रेंड्स कंपनी द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार का उन्मूलन। फ्रेंड्स ये कंपनी द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार का उन्मूलन कर रहे थे ये। फ्रेंड्स आगे देखिए, बंगाल में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज ने नवाब की पद पर किसको बिठाया था? एक सेकंड, क्या लिखा हुआ है? फ्रेंड्स बंगाल में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने नवाब के पद को बनाए रखा। फ्रेंड्स क्यों बनाए रखा? क्योंकि वे सोचते थे कि यह व्यवस्था अभी तक उनके हितों के साथ असंगत नहीं हुई है। फ्रेंड्स इसलिए उन्होंने बंगाल का पद समाप्त नहीं किया था, क्योंकि वो सोच रहे थे क्योंकि ये बंगाल के नवाब वगैरह हैं, ये अभी तक उनके हितों में ही काम कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। फ्रेंड्स आगे देखिए, मीर जाफ़र के शासनकाल में अंग्रेज़ों की नीति के एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। फ्रेंड्स कब मोड़ आया? सैन्य नवाब के आधिकारिक समाप्त हो रहे थे। फ्रेंड्स यहाँ देखिए, मीर जाफ़र के शासनकाल में अंग्रेज़ों की नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों आया था? क्योंकि सैन्य का मतलब होता है धीरे धीरे नवाब के आधिकारिक है ना, जो नवाब के अधिकार वगैरह हैं, तो अंग्रेज़ धीरे धीरे समाप्त कर रहे थे। फ्रेंड्स इस सैन्य का मतलब है स्लोली नवाब के अधिकार को अंग्रेज़ समाप्त करते जा रहे थे। फ्रेंड्स समझ रहे होगे। कलकत्ता, तो ये जॉब चारनॉक ने बताया था, या फिर इसका डिजाइनकार या वास्तुकार ये जॉब चारनॉक ही था। फ्रेंड्स कई बार पूछा ये। निज़ाम उल मुल्क, तो ये हैदराबाद का। फ्रेंड निज़ाम उल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? हैदराबाद। आगे देखिए, फ्रेंड्स आगे देखिए, 18वीं शताब्दी में भारत में फ्रांसीसी के सफल न होने के निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण था? तो ये देखिए, उनकी व्यापार कंपनी फ्रांसीसी सरकार पर बहुत निर्भर थी। फ्रेंड्स ये अंग्रेज़ हमारे देश में कामयाब पता क्यों हुए? क्योंकि अंग्रेज़ों को फुल पावर थी। फ्रेंड्स जो अंग्रेज़ों को फुल पावर कौन दे रहे थे? जो इंग्लैंड में बैठे हुए जो वहाँ के अमीर वर्ग के लोग थे, यानी कि जो वहाँ के रिच पर्सन थे, वो अंग्रेज़ों से कह रहे थे तुम भारत में व्यापार करो, लूटपाट करो, तोड़फोड़ करो, युद्ध करो, जितना भी खर्चा वगैरह होगा, जितनी भी मनी होगी वो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे मनी से। फ्रेंड्स मनी से, हथियारों से, हर चीज़ से। और जो ये फ्रांसीसी हमारे देश में आए थे, ये सफल क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि ये फ्रांस जो कंपनी थी, तो ये सिर्फ अपने जो वहाँ का लुई 14वां राजा था, तो उससे सिर्फ ये साइन करवा के लाए थे, और उसने एक बात कही थी, तुम वहाँ जाके लूटपाट करो या मरो कटो कुछ भी करो, लेकिन हम तुम्हें एक पैसे का सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है। इसी वजह से इनको कोई बैकग्राउंड में सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसी वजह से ये यहाँ पर ज़्यादा दिन टिक नहीं पाए अंग्रेज़ों के सामने। ये देखिए, उनकी व्यापारिक कंपनी फ्रांसीसी सरकार पर बहुत अधिक निर्भर थी। ठीक है, क्योंकि इनकी सरकार इनको पैसे नहीं दे रही थी, और जो भाई मारकाट होगी, युद्ध वगैरह हो गए, तो वहाँ तो खर्चा पानी होगा, इवन क्वालिटी के हथियार वगैरह आएंगे। ठीक है, समझ रहे हो। फ्रेंड्स तो चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स
सही सम्मिलित बताना है हमें। तो ठीक फ्रेंड्स, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध तो ये बता दिया 1775 में हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, तो ये गलत है। 1790 से 1792 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये सही है। ठीक फ्रेंड्स, दूसरा सही है अपना। तीसरा देखिए, तीसरा है 1824 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि दूसरा और तीसरा सही है अभी तक। 1845 से 46 तृतीय आंग्ल सिख युद्ध, ठीक फ्रेंड्स, ये गलत है। ठीक फ्रेंड्स, तो हमें बताना था कौन सा सही है, दूसरा तीसरा सही है। ये देखिए ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण था। तो बताइए क्या कारण था। तो ये था मराठों को आपसी संघर्ष में अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप। ठीक फ्रेंड्स, तो दूसरा मराठा और अंग्रेज़ों का युद्ध क्यों हुआ था, क्योंकि मराठे ये आपस में ही लड़ रहे थे और इनमें बीच में इंटरफेयर कर दिया किन्होंने, अंग्रेज़ों ने। ठीक फ्रेंड्स, तो यही कारण था। ये देखिए ठीक फ्रेंड्स, सालभाई की संधि समाप्ति हुई थी। तो ये प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, कौन सी संधि के साथ समाप्त हुआ था, ये सालभाई की संधि है। कई बार यूपी विशेष में पूछा है, ये 1782 में हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, अब हम कुछ देख रहे हैं क्या क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ से बदल गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, बदल नहीं गए हैं, मतलब 74 तक तो हमने देख लिया था जो यहाँ के स्वायत्त राज्य वगैरह थे। ठीक फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं जो आंग्ल मैसूर वगैरह के युद्ध हुए थे। ठीक फ्रेंड्स, थोड़ा युद्धों पर हम देख रहे हैं। तो ये देखिए, सालभाई की संधि हुई थी, तीसरा क्वेश्चन है। सालभाई की संधि अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में हुई थी, कब, 1782 में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, मराठों के साथ होने वाली किस संधि को वारेन हेस्टिंग ने कागज़ का एक टुकड़ा मात्र कहा था। ये पुरंदर की संधि को वारेन हेस्टिंग ने मात्र एक कागज़ का टुकड़ा कहा था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजियों का सर्वाधिक विरोध किया था। तो मराठों ने पूरी टक्कर दी थी। आगे देखिए, 13 जून, ठीक है, 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे। तो ये किए थे बाजीराव द्वितीय ने। ठीक है, लेकिन कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता कि अंग्रेज़ों ने पेशवाई को कब समाप्त कर दिया था। तो पेशवाई को समाप्त कर दिया था 1818 में, पेशवा का शासन समाप्त कर दिया था। ठीक है, आगे देखिए, आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित संधियों को पढ़ें। ठीक है, और इनको सही अरेंज करना है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो बेसिन की संधि, देवगांव की संधि और ये अर्जुन गांव की संधि, यानी कि 3-2-1 है क्या ऑप्शन में कहीं। ये देखिए यहाँ पर है अपना आंसर। आगे देखिए, बेलजली ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को किस शर्त पर मदद करना तय किया था। तो ये किया था उसके द्वारा सहायक संधि स्वीकार कर लेने पर। ठीक है, ये मैंने शुरू में ही बताया था। ये जो बेलजली था ये कुछ नहीं करता था, ये लड़ाई झगड़ा करता था और बाद में कहता था तुम हमारी संधि मान लो। ठीक है, और संधि बनवा के ऐसी शर्तें रख लेता था। ठीक है, तो ये बेलजली ने पेशवा को द्वितीय युद्ध में, ठीक है, यानी कि पेशवा बाजीराव द्वितीय को किस शर्त पर मदद देने का प्रॉमिस किया था। तो इसने कहा था सहायक संधि स्वीकार कर लो, फिर हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन आधारों पर 1851 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब को 8 लाख रुपए सालाना पेंशन के दावे पर नामंजूर कर दिया। ये सबसे बड़ा झंडू बाम था। ठीक फ्रेंड्स, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बताना है, नामंजूर कर दिया था। तो पहला तीसरा। ठीक है, यानी कि नाना साहब बाजीराव द्वितीय का लड़का नहीं था। ठीक है, इसने ये कहा था कोई भी मतलब राज हड़प सकते हैं हम, अगर मतलब कोई उसका उत्तराधिकारी का कोई उसका दत्तक पुत्र वगैरह नहीं हुआ। तो ये नाना साहब बाजीराव द्वितीय का लड़का नहीं था, इसलिए इसने नामंजूर कर दिया था। और पेंशन की मंजूरी वंशानुगत नहीं थी। ठीक है, पेंशन की मंजूरी वंशानुगत नहीं थी, और क्योंकि ये नाना साहब बाजीराव द्वितीय का लड़का नहीं था, इसलिए इसने 8 लाख की पेंशन देने से मना कर दिया था। ठीक है, ये लॉर्ड झंडू बाम है। ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ। इसको लॉर्ड मैं कह रहा हूँ, तो मैं ही सबसे बड़ा झंडू बाम हूँ। ठीक है, ये लॉर्ड कराने के लायक नहीं है। तो इसको देखते हैं डलहौजी को। ठीक है, अगर कई बार ये पूछ लेता है कि, चलो बाद में बताता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नहीं तो फिर वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। निम्न में से, ठीक है, निम्न में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से वंचित हो गए थे। तो बेसिन की संधि, जैसे ही इन्होंने बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे और उसी के बाद इनकी वाट लगनी शुरू हो गई थी। ठीक है, आगे देखिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा हुआ था तो लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। आगे देखिए, निम्न में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ था। तो ये सालभाई की संधि बता दी है, 1782। आगे देखिए, 1775 से 82 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किस
एक कारण का परिणाम था। तो ये देखिए इसमें किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, 1775 से 82 के बीच सालवाई की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ था और इसमें कोई भी जीता नहीं था। ठीक फ्रेंड्स, ये इसका रिजल्ट था। आगे देखिए यहाँ पर बताना कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ये तृतीय आंग्ल मैसूर मराठा युद्ध में शामिल नहीं था क्योंकि ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से बिलोंग करता था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक फ्रेंड्स, तो ये थे आज के क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, यहीं तक रखते हैं, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, पढ़ाने को तो मैं और पढ़ा सकता हूँ, यानी कि लगभग 120 क्वेश्चन और पढ़ा सकता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, बट फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि बहुत ही जल्द। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट नंबर 2 था और इसमें हमने देखा है किनको, तो इसमें हमने देखा है स्वायत्ती राज्यों को और कुछ हमने युद्ध देखे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट युद्ध वगैरह हैं। ठीक है, स्वायत्त राज्यों का उदय देख लिया हमने और जो युद्ध वगैरह थे, ठीक है, उनको देखा। तो कंटेंट वगैरह अगर आपको पसंद आता तो आप एक लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।